Hello students, welcome to the Thastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis. First of all, let's check out the table of contents. हमारा जो रिचुअल रहता है वही है. सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट है. ये रिपोर्ट में क्या सामने आया है दैट वी विल सी. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑब्वियसली फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव इटसेल्फ. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू यूनेस्कोस 2023 प्रिक्स वर्साइल्स. दिस व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. ये किसको ये प्राइज जो है वो मिला है. सो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया. पोस्ट ऑफिस बिल हाल फिलहाल में आया तो ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पार्ट है. अभी इस बिल के बारे में हम जो है सारी चीज़ें समझेंगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये बिल की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो थी वो क्यों थी. देन नाम दफ़ा फ्लाइंग स्क्वाड्रन. ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इन सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली टॉपिक, क्योंकि यूपीएससी के लिए इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं, इस तरीके की चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं. ओके. नेक्स्ट आइसलैंड एंड वॉल्केनो. ये भी हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्लस मेंस ऑल्सो. मेंस में पेपर 1 का हो जाएगा. आइसलैंड का आपका जो है मैपिंग एंड ऑल दोज थिंग्स बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट. चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ दिस थिंग. बट बिफोर दैट इन्फॉर्मेशन क्या है. हमारा जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम, जीएस फाउंडेशन कोर्स का जो प्रोग्राम है दिस इज गोइंग ऑन. इन ऑर्डर टू गेट एनी काइंड ऑफ डिटेल्स रिलेटेड टू दिस थिंग डू नॉट फॉरगेट टू कॉल ऑन दिस नंबर. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा सॉरी सीसेट पेपर 2 की भी कोर्सेज हैं एंड प्लस अगर आपने मेंस क्लियर किया है एंड इस बार इंटरव्यू में आप अपीयर करने वाले हैं तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इज ऑल्सो देयर, तो यू कैन एनरोल फॉर दैट एज वेल, वेयर इन कंप्लीट डैफ एनालिसिस विल बी प्रोवाइडेड टू यू बहुत ही अच्छे तरीके से. फिर आता है मॉक इंटरव्यू, वो भी आपका होगा एंड अलॉट मेनी डिटेल्स रिलेटेड टू दैट यू कैन चेक आउट ओवर देयर बाय गोइंग देयर ऑन आवर वेबसाइट. आप वहां से डिटेल्स पूरी देख सकते हो या फिर अगेन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर. सिंपली नंबर कॉल यहाँ पे डायल करिए एंड सारे जो आपके क्वेरीज हैं वो सभी रिजॉल्व कर दिए जाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पर हमारा जो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट है इट फाइंड्स दैट केरला इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट व्हेन इट कम्स टू दी वर्क करने के हिसाब से अगर देखें तो केरला को सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर किया जा रहा है काम करने के तौर पर, कि भाई केरला जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेबल है. वहाँ पे जो वर्क कल्चर है दैट इज रियली वेरी गुड. अब यहाँ पे ये जो प्रेफरेंस आई है दिस हैज बीन कम फ्रॉम दी बोथ मेन एंड विमेन. ठीक है, मेन एंड विमेन दोनों के ही तरफ से ये चीज है, तो दोनों का ही ये है कि यस दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस. अपार्ट फ्रॉम दैट कोची एंड तिरुवनंतपुरम हैव सेकंड एंड फोर्थ रेस्पेक्टिवली अमंग द सिटीज. सिटीज में भी कोची और तिरुवनंतपुरम को सेकेंड एंड फोर्थ रैंक मिली है, तो दैट ओवरऑल ऑल्सो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे सिटीज़ के भी जो स्पेसिफिक सिटी स्पेसिफिक भी बोले तो वहाँ पे भी केरला का अच्छा खासा रैंक देखने को मिल रहा है. इसको पब्लिश किया गया है बाय टैलेंट असेसमेंट एजेंसी वी बॉक्स इन एसोसिएशन विथ वेरियस एजेंसीज, जिसमें कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है. तो ये सारी चीज़ ये सभी जो है वो मिल करके उन्होंने इसको स्टडी किया पूरा एंड देन उसके बाद दे केम अप विद दिस थिंग. जब सर्वे की बात आती है इन्होंने रफली अराउंड 4 लाख लोगों का सर्वे किया, 3.88 लाख. तो इनका जो है इन्होंने जो 3.88 लाख यूथ्स हैं उनका इन्होंने यहाँ पर सर्वे किया. नाउ दिस बेसिकली इंडिकेट्स द एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया एंड इट हैज इम्प्रूव्ड बाय 51.25%. एम्प्लॉयबिलिटी जो है इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है, इम्प्रूव हो गई है ऑफ द असेस्ड यूथ्स फाउंड टू बी एम्प्लॉयबल विद द रिक्वायर्ड स्किल्स. Now when it comes to the Kerala, which was credited for ensuring a balanced approach towards education and honing future skills, इसमें जो है केरला उसको इंश्योर किया गया है रिलेटेड टू टुवर्ड्स द एजुकेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द फ्यूचर स्किल्स ऑल्सो. तो एजुकेशन के हिसाब से भी अगर आप देखें तो केरला जो है 100% राइट एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टेट के हिसाब से आती है व्हेन इट कम्स टू द लिटरेसी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये फ्यूचर स्किल्स जो हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं विच एक्चुअली प्रोवाइड्स दी
secured this because of this thing, this Kerala basically secured the second position in overall employability among the ages of 18 to 21 years. Group 2 reaffirmed its status as a robust talent pool in the country. Okay. एंड रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर केरला के बारे में बताता है व्हेन इट कम्स टू द कंप्यूटर स्किल्स, सो दे आर नर्चरिंग दैट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ तिरुवनंतपुरम क्लेमिंग द फर्स्ट पोजीशन अमंग द सिटीज रिलेटेड टू दिस थिंग कंप्यूटर स्किलिंग की अगर बात करें तो वहाँ पे तिरुवनंतपुरम का सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज का आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन मिला है सिटीज के केस में. तो ओवरऑल यहाँ पे पूरा का पूरा जो गुणगान है दैट इज रिलेटेड टू केरला, दैट हाउ इट इज एक्चुअली flourishing when it comes to the job availability, the kind of preparedness when it comes to the future, and the kind of education. So everything on all the fields it has basically excelled. So this is really very good. Next यहाँ पर आता है related to the UNESCO's 2013 PRIX Versailles. तो ये जो अवार्ड है ये मिला है बेंगलुरु के एयरपोर्ट को. ठीक है. तो केम्पेनगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 2 है वहां पर इसको ये प्राइज मिली है, एंड दिस हैज बीन बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स एंड अवॉर्डेड द स्पेशल प्राइज, एंड दिस इज दैट पर्टिकुलर प्राइज. तो इनको जो है वर्ल्ड की बेस्ट एयरपोर्ट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल एयरपोर्ट के तौर पर इसको अवॉर्ड किया गया है. एंड बिलीव मी, लिटरली सीरियसली बहुत ही अच्छी एयरपोर्ट है when it comes to this airport. World Judges Panel for the PRIX Versailles 2023 it has been chaired. अब क्या क्या है वही सारी चीजें which is not important, but आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बस इतना ही जो है पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा. अब इसके अलावा यहाँ पे छोटी सी पॉइंट है वो ध्यान में है रखने वाली, वो ये कि जो टर्मिनल 2 है इसको टर्मिनल इन अ गार्डन के तौर पे भी जाना जाता है, टर्मिनल इन अ गार्डन. ओके, तो इसके बेसिस पे भी इसको माना जाता है. अब ये PRIX Versailles जो है, दिस PRIX Versailles, दिस बेसिकली फोकसेस ऑन इंटेलिजेंट सस्टेनेबिलिटी एज अ कल्चरल डाइवर, इंटेलिजेंट सस्टेनेबिलिटी एज अ कल्चरल डाइवर, एक्नॉलेजिंग इनोवेशन, क्रिएटिविटी, रिफ्लेक्शन ऑफ लोकल हेरिटेज, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी एंड वैल्यूज ऑफ सोशल इंटरेक्शन. ओके, वैल्यूज ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ये सारी चीजें जो हैं वो इन सारे बेसिस के ऊपर दे डिसाइड दिस पर्टिकुलर प्राइस. ओके, टर्मिनल 2 केम्पेनगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. टर्मिनल 2 इज ऑल्सो नोन एज द टर्मिनल इन अ गार्डन. ओके, दीज आर द पॉइंट्स. चलो, सो पोस्ट ऑफिस बिल 2023 हम बाद में कवर करते हैं, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं दिस थिंग, द स्क्विरल, सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट स्क्विरल. सो यहाँ पे है कि मिसिंग फॉर 42 years नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल रीसर्फेसेस इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में फिर से इसको देखने के लिए मिला है, जो कि लगा था कि बस गायब ही है, अब है ही नहीं, मिले ही नहीं. ठीक है. सो दिस इज द स्क्विरल विच हैज बीन फाउंड. तो दिस स्क्विरल, ये जो स्क्विरल है दिस इज नॉकटर्नल फ्लाइंग स्क्विरल and it has resurfaced there in the Arunachal Pradesh. After how many years? 42 years. ये प्लीज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है. नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल, नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल जो है इसको बिस्वा मोयोप्टेरस बिस्वासी, बिस्वा मोयोप्टेरस बिस्वासी, मतलब तोड़ के. जब आपको कोई चीज याद नहीं हो ना, साइंटिफिक नेम है ये. ठीक है. तो यहाँ पे इनको आजकल तो मोय बहुत चल रहा है ना, तो उसी चीज को आप यहाँ पे लगा लो, बिस्वा मोयोप्टेरस बिस्वासी. मतलब तरीके कुछ भी ले लो, इवन इफ इट इज वेरी स्टूपिड, बट आपको याद होना चाहिए, बस यही चीज है. ओके, इसको लास्ट टाइम डिस्क्राइब किया गया था 1981 में, बेस्ड ऑन अ सिंगल इंडिविजुअल जो कि विच दे फाउंड ओवर देयर इन द नामदफा टाइगर रिजर्व. कहाँ पे है वो? अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है. तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गई.
ओके, लेटर ऑन इसके बारे में जो है फिर कुछ खास हमको पता नहीं चला, जूलॉजिस्ट जो है इसको लोकेट नहीं कर पाए। The arboreal mammal during a several expeditions thereafter generated 2 theories. इसके बाद 2 theories जो है वो सामने निकल करके आई थी जब इसको दोबारा जो है लोकेट नहीं कर पाए थे। एंड ये 2 theories क्या थी? That it could have been mistaken for the very similar red giant flying squirrel. हो सकता है कि रेड जायंट फ्लाइंग स्क्विरल जो है उससे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हो, लगा होगा कि वही है लेकिन मतलब लगा है कि कोई और है लेकिन ये वही हो सकता है। Sharing the same ecosystem or worse become history. Okay, or worse become history. It means that कि या तो ये वही होगा या फिर extinct. 10 of these expeditions were by teams from these, कौन कौन से हुए, कहाँ पे हुए, कौन कौन से ईयर में हुए, and later on पता चला. Now study to locate DNA. Team members जो हैं they basically said that designing a study to collect DNA samples of squirrel in the field of comparing the genetic material with the DNA of the individual collected in the 1981 stored at the Zoological Survey of India in Kolkata. If the animal sighted during our last expedition is established as the Namdapha squirrel, flying squirrel, it will be a powerful flagship for the conservation for both the tiger reserve and as well as the wildlife species, the other wildlife species as well over there in the Namdapha Namdapha Tiger Reserve. तो वहां पे इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए they will be taking various steps. ओके, क्यूटली हमको देख के बोल भी रहा है कि प्लीज डोंट लेट मी वैनिश। नहीं तो एंथ्रोपोलॉजिकल वेज ही, एंथ्रोपोलॉजिकल चीजें ही होती हैं जिसकी वजह से ये अर्थ पे इतना सारा मैक्सिमम or you can say a lot many disasters are actually happening because of us. Next topic is what are volcanoes and why do they keep erupting in Iceland? Volcanoes क्या है and ये erupt क्यों होती रहती हैं आइसलैंड में? ओके, आइसलैंड ठंडी ठंडी जगह है भाई, लेकिन इतनी ज्यादा वहां पे वॉल्केनिक eruptions क्यों होते हैं? ठीक है, सो वॉल्केनो जिसका नाम है फेग्राडाल्स फजोल एंड जो कि आइसलैंड का एक पेनिनसुला है, रेक जेन्स पेनिनसुला, वहां पे इरप्ट हुआ है मंडे को ये जो है वहां पे इरप्ट हुई है। नाउ द अथॉरिटीज ने ये एंटिसिपेट किया है कि ये जो इरप्शन हुई है दिस एक्चुअली हैपेंड बिकॉज ऑफ द सिस्मिक एक्टिविटीज। ओके, and they basically evacuated people in order to the safe places जहां पर कि किसी तरह कोई दिक्कत उन लोगों का ना हो। अब आइसलैंड की ये दिस इज द वेरी थर्ड टाइम दैट दिस पर्टिकुलर वॉल्केनो हैज इरप्टेड इन द पास्ट 2 years। ठीक है, ये पिछले 6000 साल से डॉर्मेंट था। डॉर्मेंट मतलब उसमें किस तरह कोई इरप्शन ही नहीं हुए थे पिछले 6000 साल, 6000 years में। लेकिन पिछले 2 साल में ये 3 बार जो है यहाँ पर इरप्शन हो चुकी है। आइसलैंड की अगर बात करें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट वॉल्केनिकली एक्टिव रीजन्स ऑन द प्लैनेट एंड इट विटनेसेस एन इरप्शन एवरी 4 to 5 years। इरप्शन होते रहते हैं यहाँ पर आइसलैंड में एवरी 3 to 5 years यहाँ पे इरप्शंस होते ही रहते हैं। ओके, अब 2021 ये भी चीज ऑब्जर्व करी गई है कि 2021 यानी कि 2021 के बाद यहाँ पर इरप्शंस काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। ओके, चल नाउ व्हाट आर द वॉल्केनोज? वॉल्केनोज क्या है? वॉल्केनोज आर द ओपनिंग्स और वेंट्स वेयर लावा, टेफ्रा एंड स्टीम इरप्ट ऑनटू द अर्थ्स सरफेस। वेरी बेसिक थिंग, आप सभी लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, वॉल्केनो क्या है? दिस इज एन ओपन वेंट। ठीक है, एंड यहां से ये जो मैग्मा जब तक ये धरती के अंदर, जब तक ये इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर रहती है, दिस इज द सरफेस, राइट। यहाँ पे नीचे जो है मैग्मा है, तो ये जब तक अंदर है इट इज कॉल्ड एज मैग्मा, राइट। एज सून एज इट इरप्ट, ये बाहर की तरफ जब फेंक देता है तो इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लावा, राइट। तो अंदर मैग्मा है, बाद में इट इज कॉल्ड एज दी
लावा। अब लावा इरप्शन जब होती है तो इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें आ रही हैं, स्मॉल रॉक्स भी आते हैं, स्टीम भी आती है। दिस इरप्शन कुड बी रियली वेरी वाइड, राइट, या फिर जो है ये बहुत ऊंचा भी जा सकता है, लॉट ऑफ एशेज ऑल्सो कम्स आउट ऑफ इट। तो ये वॉल्केनिक इरप्शंस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, बिकॉज वी टेंड टू स्टडी, वी स्टडी अ लॉट मेनी थिंग्स, वी गेट टू नो अ लॉट मेनी थिंग्स अबाउट द इनसाइड ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर की क्या क्या चीजें हैं ना, उन सभी चीजों के बारे में जानने को हमको मिलता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वॉल्केनोज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारे लिए स्टडी के पर्पज से, ज्योग्राफी के पर्पज से जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अब इनके जो फॉर्म है, दे आर फॉर्म्ड व्हेन मटेरियल लिक्विड known as magma when it's underground, and lava when it breaks through the surface. Ash and or gases significantly hotter than its surrounding erupt onto the earth surface. Earth surface पे जो है बहुत ज़्यादा hot होती है, and then all of a sudden they basically erupt on the surface of the earth, and उसके बाद जो है वो वहाँ पे धीरे आराम से, अभी देखो उनके किस चीज़ से क्या फॉर्म है एंड ऑल, उसके बेसिस पे उनकी फ्लो भी डिसाइड हो जाती है कि किस हिसाब से, किस स्पीड से कितने दूर तक जो जाएगी, या फिर कितने देर में दूर जो है वो सेटल हो जाएगी ठंडी होकर के। ओके, नाउ द राइज ऑफ मैग्मा कैन टेक प्लेस इन 3 डिफरेंट वेज। मैग्मा की राइज, पहला तो ये है व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं डाइवर्जेंट, वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। द मैग्मा राइजेज अप टू फिल इन द स्पेस। When this happens underwater, volcanoes can form can basically be formed. अब ये जो इस तरीके से जाती हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं, तो मैग्मा राइजेज इन ऑर्डर टू फिल द पर्टिकुलर स्पेस को जो है ये फिल करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस इज द टेक्टोनिक प्लेट, राइट। इसके नीचे यहाँ पे ये मैग्मा है। जब ये डाइवर्ज हो रही हैं, जा रही हैं, दूर जा रही हैं एक दूसरे से, तो ये जो मैग्मा विच इज सपोज टू बी इन रेड कलर, बट मैंने टेक्टोनिक प्लेट्स को ही रेड बना दिया, तो ये जो स्पेस क्रिएट हो जाती है, तो इस स्पेस में दिस मैग्मा कम्स इन ऑर्डर टू फिल इट। इट जस्ट लाइक दैट, जैसे कि कहीं पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो एयर कम्स रनिंग इन ऑर्डर टू फिल दैट स्पेस, जस्ट लाइक दैट ओनली। तो ये वहां पर आते हैं। अब इसकी वजह से दे सडनली राइज, एंड when this happens, underwater volcanoes can be formed. Underwater volcanoes जो हैं वो फॉर्म होते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं यहाँ पर, when the plates move towards each other, when this happens, part of Earth's crust can be forced deep into its interior. When this happens, part of Earth's crust can be forced deep into the interior. अंदर की तरफ जा सकता है। The high heat and the pressure cause the crust to melt and rise the magma. The other thing could also be like this. यहाँ पर क्या चीज चल रही है, क्या चीज चल रही है, that the earth's crust could actually go inside, and यहाँ पर deep inside the interior, and यहाँ पर heat और pressure बनने की वजह से this could actually erupt. अब यहाँ पे जिस तरीके ऐसे रहते हैं, convergent हो रही है, right? यहाँ पे जो space रहेगा, here also volcanic eruptions happen. अगर आप लोगों ने जो है ढंग से पढ़ा होगा, then you can very easily relate what I am trying to tell, right? Now the next is that third point यहाँ पे कह रहा है that how magma rises at the hot spots, hot areas inside the earth where magma heats up. As magma gets warmer, it becomes lesser dense and hence it rises. जैसे जैसे हीट होता जाता है तो उसकी डेंसिटी कम होती जाती है, तो इसकी वजह से उसके बाहर निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसको पुश करना इट्स क्वाइट इजी ऑल्सो, राइट। सो दैट इज द पॉइंट। नाउ व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे वॉल्केनोज की अगर हम बात करें तो बेसिकली 2 टाइप्स की यहाँ पे बात कर रहा है ब्रॉडली। एक तो है स्ट्रैटोवॉल्केनो एंड दूसरा है शील्ड वॉल्केनो। स्ट्रैटोवॉल्केनोज दे हैव द स्टीप साइड्स, एकदम स्टीप साइड रहती हैं, दैट दिस इज द these stratovolcanoes, and these are more cone shaped. Shield volcanoes जो होती हैं, they have a low profile and resemble a shield lying on the floor. Shield नहीं होती है, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को शील्ड रहता है, राइट। आयरन मैन या फिर तलवार
और एक जो हाथ में रखे रहते हैं ना, आई एम नॉट गेटिंग द नेम एज ऑफ नाउ, तो वो चीज प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इट्स लाइक दैट ओनली। तो ये जो शील्ड वॉल्केनो है तो वो काफी हद तक लाइंग टाइप रहती है इस तरीके से, राइट, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये इस तरीके से रहती है एज इफ इट इज लाइंग ऑन द सर्फेस इटसेल्फ। There are also a host of different volcanic features as well that can form from erupted magma, जैसे कि cinder cones और lava domes can also be formed as well as processes that shape the volcanoes also, उनके eruption के ऊपर and finally जो है उनके जिस तरीके से वो settle down हो रही है वहाँ पे lava and all, accordingly they are being further formed and they could break down also. Why Iceland is so volcanically active? Iceland इतना ज़्यादा volcanically active क्यों है? तो इसके पीछे की जो मेन रीजन है that is the Eurasian and North American tectonic plates. And ये जो टेक्टोनिक Eurasian and North American and Eurasian plates जो हैं वो continuously क्या कर रहे हैं? They are moving apart. And ये एक दूसरे से दूर की तरफ जा रहे हैं every year. दूर जा रहे हैं एक दूसरे से a few centimeters every year. This causes the magma to rise up and some reaches the surface and erupts as lava as well. उसके बाद कुछ जो है वो surface तक आ जाती हैं and then finally वो erupt भी कर जाती हैं. The island also sits over a hot spot contributing to enhanced volcanic activity in the region. So the main reason behind this is these two plates which are going away from each other, moving away from each other. Now the next is the Post Office Bill 2023. Okay, अब ये जो पोस्ट ऑफिस बिल है ये बेसिकली लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पुरानी है। देखो अभी की जो गवर्नमेंट हमेशा एक पॉइंट बोलती रहती है एंड दैट इज़ कि हमको ये जो ब्रिटिश राज टाइम के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिल्स, एक्ट जो भी हैं तो उसको रिप्लेस करके मॉडर्नाइज करने का है। ओके, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बिल की जब हम पढ़ेंगे देन यू विल गेट टू सी कि देयर आर अ लॉट मेनी एक्ट्स एंड ऑल जो कि बहुत बरसों पुराने हैं। ओके, और उनका आज के डेट में उतना कोई रिजेम्बलेंस या फिर यू कैन से इम्पोर्टेंस जो है वो कोई खास रह नहीं गया है। सो दैट इज द पॉइंट, ये बिल लाना बहुत जरूरी था। इसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे और भी पॉइंट्स आते हैं जैसे कि सिक्योरिटी इशू रिलेटेड टू योर डेटा, दैट हाउ ऑल दोज थिंग्स आर एक्चुअली बीइंग लीक्ड फ्रॉम हेयर टू देयर, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे पर्सपेक्टिव, ये सारी चीजें ऑपोजिशन की तरफ से इस तरीके के पॉइंट्स हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ओके, now the parliament passed the post office bill 2023 that seeks to replace the colonial era Indian Post Office Act of 1898। ठीक है, तो प्रीलिम्स में ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898 को जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है। ओके, लेट्स डू वन थिंग, जो भी हम डीएनए में पढ़ेंगे, ओके, वो अच्छा यू जस्ट टेल मी कि उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस उसी दिन पूछ ले एट द एंड, या फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट डे पूछे। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इस तरीके की चीजें मुझे लगता है कि अगर आपसे पूछेंगे तो यू वुड बी एबल टू रिवाइज थिंग्स ऑन योर ओन। अच्छा ये चीज समझ में आ गया, ये चीज समझ में नहीं आया, फिर से देख लेते हैं। ओके, लाइक दैट, राइट ना। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट द लेजिस्लेशन इज एन अटेम्प्ट टू एंश्योर द इफेक्टिव functioning of the postal department as a messenger service and as a provider of the banking facilities also, because as of now you can see कि हमारा पोस्ट ऑफिस से जो लेटर चिट्ठियां भेजने का जो पर्पस था अब तो काफी एकदम ना के बराबर आ गया है। ओके, एंड प्लस यहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज भी हैं, तो ये सारी चीजों को हमको अभी लेजिस्लेशन इन सारी चीजों के लिए लेकर के आना जरूरी था। नाउ व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द बिल? की फीचर्स क्या हैं बिल के? So the Post Office Bill 2023, this allows the interception of articles transmitted via post on grounds such as the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, emergency, public safety, or contravention of the provisions of the bill or any other laws. So on the basis of this, ये सारी चीजें जो हैं, this basically provides that we will be doing this thing, right? Now the officer in charge appointed by the union government is empowered to intercept, open or detain any postal article on the
एफोर मेंशन्ड ग्राउंड्स, ऑन दीज ग्राउंड्स जो हमारा ऑफिसर इन चार्ज होगा यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जिसको अपॉइंट किया जाएगा वो इंटरसेप्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को बुला करके, हाँ बताइए ऐसे क्यों, राइट, दीज काइंड ऑफ थिंग्स कुड बी देयर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, दिस बिल बेसिकली एक्सेम्प्ट्स द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम इंक्योरिंग एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी pertaining to its services. It specifically stipulates not that no officer shall incur any liability unless the officer has acted fraudulently or willfully caused any loss, delay or misdelivery of the service. There are also no offences. क्या है? No offences and penalties specified under the bill except one. किसी भी तरीके कोई ऑफेंसेस और पेनाल्टीज की बात नहीं है एक्सेप्ट एक को छोड़ करके। क्या है वो? अमाउंट्स नॉट पेड बाय यूजर विल बी रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू। इसको जो है, जो अगर आपने अमाउंट पे नहीं किया तो इट विल बी रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जिस तरीके से वहां पर होता है तो वैसे ही ये भी चीज होगी। नाउ 1898 के एक्ट में क्या था? इट बेसिकली कंटेन्ड द ऑफेंसेस। कैसे? थेफ्ट, मिस एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स, या और ये सभी चीजें जो थी वो पनिशेबल थी एंड उनके टाइम की थी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे आपको जेल भी हो सकती थी और इस तरीके की चीजों के लिए वो 7 साल तक की जेल देते थे लोगों को और उसके साथ साथ फाइन भी होता था। ओके, ये सारी चीजें जो हैं वो होती थी। However, such offences and penalties were subsequently removed by the Jan Vishwas Amendment of Provisions Act 2023. ये सारी चीजों को इसके थ्रू जो है अमेंड करके हटा दिया गया था। Now, what were the concerns raised? कंसर्न जो है वो क्या रेज करे गए थे इस चीज को लेकर के? तो कंसर्न रेज किए गए कि राइट टू प्रिवेसी को लेकर के, दैट ये जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी इश्यूज होती हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एप्पल के केसेस को लेकर के कंसर्न रेज किया क्योंकि वहां से मेल आया कि भाई आपके जो है मोबाइल टैप हो रहे हैं, हैक हो रहा है, ये है वो है, एंड्रॉयड में भी वही सीन है, राइट। तो ये सारी तरीके की जो चीजें आ रही हैं ये बहुत बड़ा कंसर्न आ जा रहा है। उसके अलावा हियर इट इज ऑल्सो बीइंग पॉइंटेड आउट दैट दिस हियर a lot many things are there because of which it will encourage state surveillance and violates Article 14, Article 19, Clause 1, Subclause A and Article 21 of the Constitution. And ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर कंसर्न वाली नहीं बता रही भाई, क्योंकि कंसर्न बता रही है क्योंकि आप बताओ कि हमारी जा रही इंफॉर्मेशन जो है दे आर कीपिंग, व्हाट इफ दोज आर गेटिंग लीक्ड, व्हाट इफ वो सारी हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसको लेकर के वी आर बीइंग ब्लैकमेल्ड और एनीथिंग लाइक दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो सेइंग कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो पोस्ट ऑफिसर है इसको एम्पावर किया गया है टू एक्सरसाइज सर्च एंड सीजर पावर्स। अगर आप सर्च एंड सीजर पावर्स इस तरीके की जो पावर्स है आप ये दे रहे हो तो इट इज एक्चुअली गोइंग टू इन्वेड द प्रिवेसी ऑफ द सिटीजन्स। ओके, एंड प्रिवेसी ऑफ द सिटीजन्स किसके? जो कि बेसिकली ये इंडियन पोस्ट ऑफिसर्स जो है उसकी यूज कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। एंड हियर इट विल बी सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड। व्हाट इफ द पर्सन इज थिंकिंग, जो भी ऑफिसर उसको जो पता लग रहा है जो चीजें हैं वो गलत है, ठीक है, वो उस चीज पे उतना श्योर भी नहीं है या फिर उसको किसी के खिलाफ कुछ है उसके दिमाग में तो वो उस तरीके से उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है, कि प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन इन द बिल विच बेसिकली इंजक्ट्स द ऑफिसर फ्रॉम लीकिंग एनी कॉन्टेंट्स। उसकी कोई भी कंटेंट जो है वो रिलीज कर सकता है जो भी उसने इंटरसेप्ट किया है पोस्टल आर्टिकल्स के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे प्रिवेसी ब्रीच हो रही है, हमारे से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ब्रीच हो रही है। इसके अलावा और मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि ग्राउंड्स ऑफ इंटरसेप्शन जो है वो भी उतनी ज़्यादा क्लियर तरीके से क्लैरिटी से यहाँ पर नहीं बताई गई हैं, जैसे कि इफ इट डज नॉट स्टिपुलेट व्हाट वुड क्वालिफाई एज एन इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है, कौन सा, मतलब ये इमरजेंसी वर्ड तो यूज़ कर लिया बट कैसी इमरजेंसी, ये कौन सी इमरजेंसी है जिसके बेसिस पे आप इस तरीके का ऑर्डर जो है आप सर्च सीजर जो है वो सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड अ ग्राउंड ऑफ इंटरसेप्शन अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 1 ऑफ द बिल। तो ये क्या है, इमरजेंसी क्या है? अब प्रोविजंस जैसे कि इंटरसेप्शंस की बात करी है, दिस मे बी कैरीड आउट बाय द यूनियन गवर्नमेंट
state governments or any officer specially authorized by them. This could be done by any one of these. बहुत सारे MPs जो हैं वो यहाँ पर भी जो कंसर्न रेज कर रहे हैं कि यहाँ पर फेवरिज्म वाली चीज़ें हो सकती हैं. तो ये जिस तरीके से अपॉइंटमेंट वाली यहाँ पर जो पॉइंट चल रहा है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रॉब्लम ओनली. इसका पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों को डील करोगे, राइट. What has been the history of the bill? अब बिल की हिस्ट्री को देखें तो 1898 का जो एक्ट है उसको यहाँ पर रिप्लेस करने की बात कर रहा है. And to the ground of emergency under the bill, the 1898 Act permits interception on grounds of public emergency. 1898 में यहाँ पे पब्लिक इमरजेंसी बोल करके वहाँ पे इंटरसेप्शन होती थी, यहाँ पर इमरजेंसी दे दिया गया है. While examining the Act, Law Commission of India in its 38th report, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 38वां जो रिपोर्ट था उसमें ये चीज पॉइंट आउट किए थे दैट सिंस द टर्म इमरजेंसी हैज नॉट बीन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड, इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया गया है, इट प्रोवाइड्स अ वाइड ग्राउंड फॉर इंटरसेप्शन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन नॉट सर्व एज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एज वेल. तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो गिना रहे हैं कि यस दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो. कमीशन ने ये भी चीज हाईलाइट करी थी कि एक जो स्टेट ऑफ पब्लिक इमरजेंसी मस्ट बी सच दैट इट इज नॉट सीक्रेटिव. अगर स्टेट ऑफ इमरजेंसी आप बोल भी रहे तो सीक्रेटिव नहीं होना चाहिए एंड इज अपेरेंट टू अ रीजनेबल मैन एज वेल. Now, accordingly, it recommended that the legislature should amend the existing laws relating to the interception to ensure that they adhere to the constitution. कि जो भी points हैं वो constitution के हिसाब से हो सारी चीजें, क्योंकि nothing is above constitution. Constitution सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं. Okay, so that is the thing. इसके अलावा a provision permitting interception was introduced earlier in the Indian Post Office Amendment Bill of 1986. Okay, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्शन इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. अब इसमें क्या हुआ था कि जो यूनियन गवर्नमेंट है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है, इसको इंटरसेप्ट या फिर डिटेन करने की परमिशन मिली थी. और ये किसी भी चीज को, यानी कोई भी जो पोस्टल है, एनी पोस्टल आर्टिकल ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, इन ग्राउंड्स के ऊपर उसको रोक सकता था. कौन से? पब्लिक सेफ्टी और ट्रैंक्विलिटी, सॉवरेंटी को लेकर के ऐसा लग रहा है कि कुछ खतरे वाली चीज है वो, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर फॉर प्रिवेंटिंग इनसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस और ऑन द अकरेंस ऑफ एनी पब्लिक इमरजेंसी. इन सारे मैटर्स के ऊपर, इन सभी चीजों को लेकर के, कोई भी पॉइंट को लेकर के दे कुड हैव इंटरसेप्ट और डिटेन्ड, राइट. व्हाइल द बिल वाज पास्ड बाय बोथ हाउसेस, फॉर्मर प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह, हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे ज़ैल सिंह, नॉट पहले, फर्स्ट में, मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे, he never assented nor returned the bill to the parliament for the reconsideration. ठीक है, वो कंसिडरेशन के लिए मतलब उसको वापस भी नहीं किए थे. लेटर ऑन, ठीक है, वाजपेयी गवर्नमेंट में अलग एक्शंस हुए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ आता है कि इसमें रेलेवेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स. व्हाट आर द रेलेवेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स ओवर हियर. तो ये जो पूरा पार्ट है ये आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गए ये सारे पार्ट. ठीक है, यहाँ पे एक तो हो गया द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का एक्ट. इसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट का सेक्शन 5 क्लॉज 2 को जो है यहाँ पे चैलेंज किया गया था फॉर परमिटिंग टेलीफोनिक इंटरसेप्शन विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस गारंटीज. बिना कोई प्रॉपर प्रोसेस किए हुए टेलीफोनिक जो ये इंटरसेप्शन हो रहा था उस चीज को लेकर के, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि जो टेलीफोन टैपिंग होती है, दिस बेसिकली इन्फ्रिंज्ड अपॉन द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, बिकॉज यू कुड बी टॉकिंग एनीथिंग टू एनीवन, राइट. तो आपकी प्राइवेसी वहां पे इन्फ्रिंज हो रही है, राइट. सो दैट इज द पॉइंट. तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज को जो है एक्नॉलेज किया.
Apart from that, created safeguards against the arbitrariness in the exercise of the state surveillance powers also. Apart from that, here Article 19 clause 1 clause subclause A and Article 21, इन सारी चीजों को भी सेफगार्ड करने का जो पॉइंट था वहां पे नहीं था. नाउ अब लैंडमार्क वर्डिक्ट्स जो है, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2017 की ये केस है, इसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली डिक्लेयर किया था रिलेटेड टू राइट टू प्रिवेसी. एंड ये जो राइट टू प्रिवेसी है, ये एक फंडामेंटल राइट है सारे इंडियन सिटीजन्स का, राइट टू प्रिवेसी. एंड ये जो वर्डिक्ट है, अब यहाँ पे भी जो है प्रिवेसी की बात करी गई थी, वहां पे फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रिवेसी को इंक्लूड कर दिया, तो आप उसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हो. Okay, the verdict stipulated that any state measure that proposes to interfere with the right to privacy must satisfy certain points, certain requirements. कौन से हैं? एक तो legality, the measure is authorized by the statute. दूसरा यहाँ पर आता है legitimate goal, the measure pursues a proper purpose. तीसरा है suitability, the measure takes meaningful steps towards achieving the proper purpose. फोर्थ है necessity, the measure is the least rights restrictive measure amongst equally effective alternatives. एंड यहाँ पर फिफ्थ आता है proportionality, the measure does not disproportionately impact individual rights. एंड यहाँ पे जो सिक्स्थ मेजर आता है, this is the procedural safeguards, the measure incorporates meaningful guardrails against the possible abuse. तो इन सारे ग्राउंड्स, इन सारी चीज़ों को ले, मतलब ये सभी चीज़ें जो हैं, दीज थिंग्स, द पर्पसेस टू इंटरफेयर विद द राइट टू प्रिवेसी मस्ट सेटिफाई दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपको एक्नॉलेज करनी पड़ेंगी. इसके अलावा कोर्ट ने ये भी चीज़ कहा दैट इट शुड रेस्पेक्ट टू द पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल दैट द स्टेट डिड नॉट गेट अ फ्री पास एवरी टाइम, कि आप कभी भी किसी का भी जो है फोन टैपिंग कर रहे हो, किसी की भी प्राइवेसी को जो है इन्फ्रिंज कर रहे हो, दैट यू कैन नॉट डू. एंड दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. व्हेनेवर यू फील लाइक नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बस इसकी फोन टैप कर लो, यू कैन नॉट डू दैट जस्ट लाइक दैट. ओके, सो दिस इज समथिंग विच हैज़ बीन आस्क्ड, यू नो, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये सारी चीज़ें आई. एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? एक्सपर्ट का कहना है, when it comes to the safeguard, it definitely lacks. There is an absolute lack of safeguards under this bill, which is a very huge concern over here, which needs to be taken care of. Now, अब यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट है, they cannot have the power to notify a person to inspect, intercept, open or detain a postal item. ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है. ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ऐसा कुछ पावर ही नहीं है इन ऑर्डर टू डू एनी काइंड ऑफ दीज थिंग्स. यहाँ पर इशू ये है कि यहाँ पे जो यूजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं विच अकम्पनीज विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इंटरसेप्शन के साथ, जैसे कि रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हैं, ओके, व्हाई इट इज बीइंग डन. इसके अलावा देयर नीड्स टू बी अ जस्टिफाइबल रीजन होनी, जस्टिफाइड भी होना चाहिए कि रीजन आपने कुछ भी दे दिया, ऐसा नहीं है, इट शुड बी जस्टिफाइड ऑल्सो, राइट. ओके, तो ये तरीके की चीजें जो है यहाँ पे पॉइंट आउट करी. उसके बाद हियर इट इज एक्चुअली हाईलाइटिंग द बिल एनकरेजेस द स्टेट सर्विलांस, कि अपनी मर्जी से कभी भी इस तरीके के काम जो है वो कर सकते हैं. तो हियर इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, ये चीज जो कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है. Okay, so this bill has a few good things but a lot many bad things जो which needs to be dealt. Let's see, अभी एक्ट तो नहीं बना है, तो जब तक एक्ट नहीं बनता है तो obviously this is really very good कि इसमें हम जो है काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं as of now. But the point is कि हो जाए ना. प्रिवेसी इज समथिंग विच मैटर्स अ लॉट, बट उसके साथ साथ हमको ये भी चीज़ ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है ऑन द नेम ऑफ द प्रिवेसी कैन ऑल्सो नॉट बी, उसको जो है उसके साथ भी हम खेल नहीं सकते, है ना, वही चीज़ है. सो विद दिस थिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप दैट यू पीपल एंजॉय एंड लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स. बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम. गुड नाइट, जय हिंद.